हाँ, तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सेंटअप एग्ज़ाम 2022 का जो क्लास 10th का यानी मैट्रिक का होने वाला है, वो सारे प्रश्नों का मैंने क्वेश्चन और आंसर देने वाला हूँ। सो फिजिक्स यानी साइंस का क्वेश्चन आंसर आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसे आप देखने की कोशिश करेंगे और यही प्रश्न आपको आने वाले हैं। सो सेंटअप एग्ज़ाम 2022 का जो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वो 10th क्लास के जो प्रश्न सेंटअप में एग्जाम में आने वाला है, वही प्रश्न है। सो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है लघुत्तरीय। देखिए भाई, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अब दोनों दिया गया है। 1 से 8 तक लघुत्तरीय प्रश्न है और उसमें से 4 का उत्तर देना है। सबसे पहले हम फिजिक्स पर चलते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न हमारा है, उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दिखाएं। तो इसके लिए यह उत्तल लेंस है और यह वस्तु AB को फोकस के अंदर रखी गई है और उसका आभासी प्रतिबिंब इस प्रकार से फिगर यहाँ पर A', B' यानी AB वस्तु का प्रतिबिंब A', B' आभासी और सीधा बना हुआ है। यही किरण आरेख आपको दिखाना है। हाँ, तो अब अगला प्रश्न हमारा है दूसरा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, उसका फोकसांतर क्या है। तो हम जानते हैं भाई, फोकसांतर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F = R/2 और R यानी वक्रता त्रिज्या का मान 20 cm दिया गया है। 20/2 करने से 10 सेंटीमीटर आया, अतः फोकसांतर हमारा 10 cm ही होगा। अब अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताएं जो वस्तु का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। हाँ, तो भाई वह तो दर्पण अवतल होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में ही आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। बाकी उत्तल में तो सीधा बनता है लेकिन आवर्धित नहीं बनता, अतः वह दर्पण अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है। अब चौथा प्रश्न हम देखें, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं, क्यों। तो हमें वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य के रूप में प्रयोग करते हैं, इसके 2 कारण है। पहला कारण है, उत्तल दर्पण में पीछे की वस्तुओं का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, अतः पीछे की बहुत सी चीज़ों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। और दूसरा है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी बहुत सारे चित्रों को देख सकते हैं। हाँ, तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना मेहनत से मैंने इसे परिश्रम करते हुए दिन पर बैठ कर सारे प्रश्नों को उपाय करके और उसके आंसर खोज लिखता हूँ। सो बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपसे क्या कुछ पैसे शुल्क तो नहीं मांगता, बस क्या सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूं। सो आइए चलते हैं चौथा प्रश्न के लिए। सौर ऊर्जा का महत्व लिखें। सौर ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। सभी जीवधारी और सौर ऊर्जा के कारण ही जीवित रहते हैं। सौर ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। और दूसरा कारण और भी देख लीजिए, सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर यानी सोलर कुकर और सौर पैनल इत्यादि में भी किया जाता है। आइए चलते हैं 5वें प्रश्न के लिए, जो लघुत्तरीय है और 4 इसमें है। ओम का नियम लिखें। तो अचर ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यदि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी हो तथा धारा I प्रवाहित हो तो V प्रोपोर्शनल टू I यानी V = IR। R क्या है, स्थिरांक है, जो इसे प्रतिरोध कहते हैं। हाँ भाई, तो 4 प्रश्नों का ही आपको आंसर देना था, लेकिन हमने तो 4 से अधिक बनाया है कि आप उसे चॉइस करते हुए जिसे चाहें उसे बनाएं। आइए छठा प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, अन्य किसी गैस की प्रतिक्रिया करके जल जाता है या काला हो जाता है, बल्ब को काला कर देता है, अतः अच्छी तरह से प्रकाशित नहीं हो पाता। यही कारण है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्योंकि निष्क्रिय गैस क्रिया नहीं करता। आइए चलते हैं 7वां प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस क्या है। जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं, आवासीय परिस्थिति या सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी मीथेन गैस ही ग्रीन हाउस गैस है। चलते हैं 8वां प्रश्न,
वोल्ट की परिभाषा लिखें। किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उस दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यानी 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलाम, यानी 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। हाँ तो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लिए होंगे। चलते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो फिजिक्स का 9 से 10 में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है जो 6 नंबर का है और एक ही प्रश्न को लिखना है। सो आइए, ना हुआ प्रश्न क्या है हमारा, इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, सचित्र समझाएं। वर्षा के बाद आकाश में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। प्रकाश की परिक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के बिंदु द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा पुनः परावर्तन के पश्चात विक्षेपित होने से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अर्थात प्रकाश के अपवर्तन और पुनः परावर्तन विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव को ही हम इंद्रधनुष कहते हैं और इसी के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में वृत्त के चाप के रूप में बनता है। हवा में लटके हुए सूक्ष्म जल की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसे अपवर्तित कर देती है। अपवर्तित किरणें विक्षेपण के कारण 7 रंगों में बन जाती है। अतः वर्षा की बूंद एक प्रिज्म के जैसा कार्य करता है। प्रकाश के परिक्षेपण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न रंग आँखों तक पहुँचती है, अतः मनोरम छटा देखने को मिल जाता है। यही हमारा इंद्रधनुष है। आइए चलते हैं 10वां प्रश्न। विद्युत मोटर का एक स्वच्छ एवं नामांकित आरेख खींचे जिसके सिद्धांत और कार्य विधि का स्पष्ट वर्णन करें। हाँ भाई, तो एक बात और है कि इसमें से एक ही प्रश्न का जवाब देना था, सो दूसरा भी हमने लिख दिया है। सो आप इसमें से जिसे चाहें उसे लिखें। तो आइए, सिद्धांत है चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रवाह के कारण बलयुग्म का निर्माण होता है जिसके कारण आर्मेचर घूमने लगता है। हाँ भाई, तो मोटर का ये चित्र आपको दिया गया है, सो आप इसे चित्र देखेंगे और लिख लेंगे और समझेंगे। तो इसमें देखिए ABCD एक कुंडली है, जो ये ABCD है ये कुंडली है। N और S ये नल चुंबक है। R1 R2 ये R1 और R2 ये विभक्त वलय है जिसे एक्यूमुलेटर भी कहेंगे। और B1 B2 ये कार्बन के ब्रश हैं। तो आइए बनावट एवं कार्य विधि, यानी बनावट एवं कार्य विधि के बारे में हम समझें कि विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके NS ध्रुवों के बीच तांबे के तार की कुंडली रहती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वलय R1 R2 से जुड़े रहते हैं। वलयों को कार्बन ब्रश B1 और B2 के हल्के से स्पर्श करते हैं। जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली की AB तथा CD भुजाओं पर समान किंतु विपरीत बल लगते हैं, अतः बलयुग्म के कारण आर्मेचर घूमने लगता है। आधे घूमने के बाद CD भुजा ऊपर चली जाती है और AB भुजा नीचे आ जाती है, तब वलयों के स्थान भी बदल जाते हैं, अतः आर्मेचर पर लगा बलयुग्म आर्मेचर को लगातार एक ही तरह से वामावर्त या दक्षिणावर्त घुमाता रहता है। अतः विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। आर्मेचर की धुरी पर ब्लेड लगा दिए जाए तो पंखा बन जाता है। धुरी में पट्टी लगाकर मशीनों को भी चलाया जा सकता है। हाँ भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे मेरे कहने के अनुसार आप लाइक सब्सक्राइब तो अवश्य कर लिए होंगे। और मैं फिजिक्स का तो पूरा प्रश्न आपको दे चुका। अब केमिस्ट्री के लिए चल रहा हूँ। 11 से 18 तक 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक अंक 2-2 अंक निर्धारित हैं, यानी 8 नंबर का ये प्रश्न है। आइए, 11वां प्रश्न है ओजोन स्तर का क्या महत्व है। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को रोककर हमारे शरीर की रक्षा करता है। यदि ओजोन स्तर न रहता तो पराबैंगनी विकिरण डायरेक्ट आकर के हमारी कोशिकाओं को जला डालती और हमारा जीना मुश्किल हो जाता। अतः ओजोन स्तर सुरक्षा प्रदान करता है। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो लिटमस विलयन के उपयोग से किसी दूसरे विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता का पता चलाया जाता है, यानी अम्लीयता और क्षारीयता का पता चलता है। 13वां नंबर है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3
के दो उपयोग को लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है और दूसरा यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। सो ये समीकरण दिया गया है और ये संतुलित समीकरण भाई आपको लिख दिया गया है। सो आप इसे देख लेंगे और इस तरह से आप अपना संतुलित समीकरण बना लेंगे। 15वां प्रश्न है, पीतल और तांबे के बर्तन में दही में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? यदि तांबे या पीतल के बर्तन में दही या खट्टा पदार्थ रखा जाता है तो धातु की सतह से क्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है यानी हानिकारक है तथा बर्तन भी खराब हो जाता है। इसीलिए पीतल तांबे की बर्तन। हाँ भाई, तो लघुत्तरीय प्रश्न जो केमिस्ट्री का था उसमें से भी आपको 4 ही प्रश्न के उत्तर देने थे, लेकिन मैंने 1 से 4 से अधिक बनाया है। सो आप अपना चुनाव करके जैसे चाहें उसे लिख सकते हैं। ये 17वां प्रश्न देखें, केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो CO2 मुक्त होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। सो आप यहाँ समीकरण में देखेंगे CO2 मुक्त हुआ है और इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक फूल जाता है तथा इसे मुलायम एवं स्पंजी बना देता है। यही कारण है कि पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। आइए चलते हैं 18वां प्रश्न, साबुन क्या है? तो इसका परिभाषा है, साबुन उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। तेलीय वसा प्लस क्षार इक्वल टू साबुन प्लस ग्लिसरा। हाँ तो भाई अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सो लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री का 19 से 20 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो 19वां प्रश्न है, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताएं। तो आइए साबुन और अपमार्जक में अंतर देखते हैं। पहला अंतर, साबुन में कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं लंबी श्रृंखला वाला सोडियम लवण होता है। इसमें आयनिक समूह COONA+ होता है और अपमार्जक में लंबी श्रृंखला के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। इसमें आयनिक समूह -SO3 और Na+ या SO4 Na+ होता है। दूसरा है, यह कठोर जल में अच्छा कार्य नहीं करता और अपमार्जक कठोर जल में बहुत कार्य अच्छा करता है यानी उपयोगी है। तीसरा, साबुन वनस्पति तेल से बनता है और जबकि अपमार्जक पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनता है। चौथा है कि सफाई निम्न स्तर पर होता है और अपमार्जक से सफाई उच्च स्तर पर होता है। और पांचवा, इसमें प्रदूषण कम होता है और इसमें प्रदूषण अधिक होता है। हाँ भाई, तो अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी प्रश्न तो मैंने आपको समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब आइए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में 21 से 28 तक के 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो आइए चलते हैं 21वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए भाई, हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी हरे पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसका रासायनिक समीकरण है 6CO2 + 12H2O। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति और C6H12O6 और 6O2 + 6H2O। तो यहाँ पर यही कार्बोहाइड्रेट जो बनाया गया है यही प्रकाश संश्लेषण के कारण ये सब क्रियाएं होती हैं। 22वां प्रश्न, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण दे। हाँ तो भाई, ये तो लगता है कि केमिस्ट्री का प्रश्न है, लेकिन यह बायोलॉजी में हमें मिला तो हमने इसी में इसे बना दिया है। तो कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर CH2 हो, एक ही क्रियाशील समूह हो तथा एक ही सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सके, समजातीय श्रेणी कहलाता है। तो देखिए, इसमें CH3OH मेथेनॉल है और C2H5, C3H7OH और C4H9OH। इस तरह से यह एक श्रेणी तैयार होती है। इसमें सभी 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर CH2 है। सो आप देखेंगे कि
C2H5 और CH3OH के बीच में आप CH2 का अंतर पाएंगे। और फिर इसमें एक ही क्रियाशील समूह OH उपस्थित है और इसको एक ही सूत्र द्वारा व्यक्त भी किया जा सकता है, तो यही श्रेणी समझाती है, श्रेणी कहलाती है। अगला हम देखेंगे 23वां प्रश्न, पोषण की परिभाषा दें। हाँ तो भाई पोषण की परिभाषा वह प्रक्रम जिसके द्वारा कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जैसे हम लोग भी भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, और जिसके द्वारा शरीर रचना यानी शरीर की वृद्धि होती है, रचना होता है, टूट फूट की मरम्मत होती है, अन्य सभी जैविक क्रियाएं का संचालन और नियमन जो होता है वो पोषण के द्वारा ही होता है और यही सब पोषण कहलाता है। हाँ तो चलते हैं श्वसन एवं दहन में अंतर। 24वां हमारा प्रश्न है श्वसन एवं दहन में अंतर। तो श्वसन जैव रासायनिक एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है और दहन यह भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक होती है। और श्वसन क्रिया, ये दूसरा पॉइंट है, श्वसन क्रिया कोशिकीय स्तर पर होता है और दहन क्रिया कोशिकीय स्तर पर नहीं होती है। हाँ तो भाई इसे बायोलॉजी के सभी प्रश्नों में से जो 8 प्रश्न हैं उसमें से आपको 4 ही प्रश्न का उत्तर देना था, लेकिन हमने 4 से अधिक आपके समक्ष दिया क्योंकि आप इसे जिसे चाहें उसे चुन करके अपना सुविधा अनुसार आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो सेंटअप एग्ज़ाम में आप अधिक से अधिक सुंदर ढंग से लिखें और लिख करके घर आवें तो आपको खुशी भी होगी, मुझे भी खुशी होगी। आइए चलते हैं 25वां प्रश्न, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखें। तो आइए उत्सर्जन क्या है उसके बारे में देखते हैं। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न बेकार हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मानव में 2 प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा वृक्क जिसे किडनी कहते हैं, जो रक्त में द्रव्य के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। और दूसरा है फेफड़ा यानी लंग्स, जो कि रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। अब चलता है 26वां प्रश्न, भाई पादप हार्मोन क्या है? तो पौधों में कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है, ये उनकी गतिविधि को नियंत्रित तथा समन्वय करते हैं, वे ही रासायनिक पदार्थ पादप हार्मोन कहलाते हैं। अब हम 27वां प्रश्न देखेंगे कि धमनी और शिरा में 2 अंतर लिखना है। धमनी और शिरा में 2 अंतर लिखें। तो धमनी और शिरा में अंतर आप इस प्रकार लिखेंगे। नंबर 1 में इसकी दीवार तन्य मोटी और पेशी युक्त होती है। शिरा की दीवार पतली रेशेदार तथा तन्य होती है। दूसरा पॉइंट है इसकी गुहिका छोटी होती है और इसकी गुहिका बड़ी होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें कपाट नहीं होता और इसमें कपाट होता है। और चौथा पॉइंट है इसमें रक्त दाब के साथ बहता है और इसमें रक्त बिना झटके के बहता है। हाँ तो भाई अब लॉन्ग क्वेश्चन जो बायोलॉजी का है उसमें 2 प्रश्नों में से आपको 1 प्रश्न का आंसर देना है। तो 2 प्रश्नों में से जो पहले का आपको जवाब देना है उसमें दिया गया कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनावे। तो मानव हृदय का भाई नामांकित चित्र के लिए तो आपको चित्र बनाना होगा, जो मैं आपको चित्र दे रहा हूँ, जो आप चित्र देख रहे हैं उसी तरह से आपको चित्र बनाना है। सो नामांकित चित्र आप देख लीजिए, इसी प्रकार कोशिश कीजिए और इसी तरह अगर आप बना लेते हैं तो आपका बहुत सुंदर और अच्छे अंक के हकदार हो जाएंगे। सो आप इस चित्र को देखिए और अच्छा से चित्र को देखते हुए आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप इसे 5 नंबर का ये प्रश्न है और 5 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। सो आगे अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाँ भाई तो इसमें कुछ आपको लिखना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको नामांकित यानी नाम को अंकित कर देना है, नाम लिख देना है और चित्र के साथ यानी चित्र में जो आप बनाए हैं उसका नाम भी अंकित जरूर कर देना है। और इसमें कुछ अब लिखना नहीं है और इसी पर आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर।
हाँ भाई, तो अब ये 30वां जो प्रश्न हमारा है बायोलॉजी का, तो जो हमने बताया कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको एक का जवाब देना है और वो 5 नंबर का निर्धारित है। तो उसमें एक तो चित्र आपको बनाना था हृदय का, और 100 नामांकित चित्र आप बना ही लेंगे। और नहीं तो अगर वो आपको मुश्किल लगता है तो आप इसे 30वां प्रश्न के रूप में डार्विन के विकासवाद सिद्धांत की व्याख्या करें, इस प्रश्न को आप बनाएंगे। तो डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीव में प्रजनन की असीम क्षमता होती है। जीवों का विकास धीरे धीरे होने वाला प्रक्रम है। किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं होती। आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न दिखाई पड़ने वाला मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। मानव के डीएनए अनुक्रम तथा वाई क्रोमोसोम तथा उसमें हुए उत्परिवर्तन के अध्ययन, उत्परिवर्तन यहाँ पर आपको लिखना होगा, उत्परिवर्तन के अध्ययन से ही संभव हुआ है। तो ये विश्लेषण से पता चलता है कि व्यक्ति विशेष के पूर्वज संसार के किसी भाग के मूल निवासी ही थे। सभी मानव के जीन कोष एक समान होने के कारण सभी मानव एक ही प्रजाति कहलाते हैं। और हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में मानव के गुण की तुलना करने पर उसमें कई प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि त्वचा का रंग अलग होता है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई मतलब भूरा भी हो सकते हैं, या कोई काला हो सकता है। तो बालों के रंग भी अलग अलग होते हैं, और शरीर की लंबाई और उनके, कोई लंबा है, कोई बौना है, कोई छोटा है, तरह तरह की भाई बातें होती हैं। शरीर का गठन भी, कोई पतला है, मोटा है, छोटा है, तरह तरह से हो सकता है। डार्विन के अनुसार जीवों के विकास क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ है। यानी जीवों का जो विकास हुआ एक बैक नहीं हुआ, क्रम रूप से बदलते बदलते हुआ। सर्वप्रथम सूक्ष्म जलीय जीवों से बड़े जलीय जीव तथा उसके बाद स्थलीय जीव का निर्माण हुआ। क्रमिक परिवर्तन होते होते जटिल जीवों का निर्माण हुआ। जीवों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष होता रहता है। जो 3 प्रकार के संघर्ष होते हैं। एक ही समष्टि के व्यष्टियों के बीच संघर्ष, या एक ही जाति के समष्टियों के बीच संघर्ष, या वातावरण की परिस्थितियों में संघर्ष। इस तरह से आपने देखा कि ये 3 तरह के संघर्ष हो गए। तो आइए संघर्ष में एक और है कि वातावरण और परिस्थिति। वातावरण से आप जानते हैं कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, तरह तरह की ये मनुष्य को छकाने वाले, मनुष्य को तपाने वाले तरह तरह के वातावरण पैदा होते हैं, जो मनुष्य को तरह तरह के कष्ट देते हैं, और उनसे भी मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। अभी जाड़े का जो दिन आया है, आपको स्वेटर, कंबल, तरह तरह की रजाइयों वगैरह का उपयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपको ये वातावरण आपको बहुत से कष्ट में डाल करके हानि पहुंचाए, यानी जान के खतरे में भी डाल सकता है। तो इसे संघर्ष करना ही तो पड़ता है भाई। तो आइए, संघर्षों तथा क्रमिक परिवर्तनों से जटिल जीवों का निर्माण हुआ है। यानी जैसा कि जटिल जीव, मनुष्य एक बहुत बड़ा जटिल जीव है। वह मनुष्य तो एक मशीन की तरह है, यानी कल पुर्जे जैसे लगते हैं मशीनें, उसी तरह हमारे शरीर में बहुत सारे कल पुर्जों की तरह अंग प्रत्यंग लगे हुए हैं, और हम भी एक जटिल मशीन की तरह हैं। यानी पूरा मानव एक जटिल मशीन के रूप में बना हुआ है। तो ये जटिल रूप जो सामने आई है वो सरल जीवों के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप आई है। डार्विन में अपने विकासवादी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि यह क्रमिक रूप से विकसित होकर के आगे की ओर जटिल जीवों की ओर अग्रसर हुआ, और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते गए, और जो काम, जिन अंगों का व्यवहार हम नहीं करते वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि पहले सांपों के भी पैर होते थे, लेकिन सांप के पैर तो अब नहीं रहे, क्योंकि सांप स्थिर रहा करता था और उसके पैर धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो इसमें अब कहा गया कि जो
कार्य नहीं करते हैं वो धीरे धीरे समाप्त भी हो जाते हैं और जीव आगे की ओर विकास के क्रम में जटिल जीवों का निर्माण होता रहता है। हाँ तो भाई अब आपने देख लिया कि 3 तरह के ये संघर्ष है। संघर्ष क्रमिक परिवर्तन से जटिल जीवों का निर्माण होता है। तो आइए अब हम तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर भाई हमारे वीडियो को पसंद किए होंगे। अगर अच्छे लगे हों, आपके लाइक मैं बनाया हूँ मेहनत करके, तो भाई थोड़ा अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।